बच्चों, आज आपकी कृतिका का पाठ 2 माटी वाली, जिसको लिखा है विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित है ये, तो इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ कि वाचन आपको स्वतः करना होगा और सारांश, पाठ की रूपरेखा और लेखक परिचय ये मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। तो पहले विद्यासागर नौटियाल के विषय में जानते हैं, फिर पाठ की रूपरेखा और फिर पाठ के सार पे। तो लेखक परिचय। विद्या नौटियाल का जन्म सन 1933 को टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के माली देवल नामक गांव में हुआ। उन्होंने वाराणसी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रमुख रचनाएं टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर, उलझते रिश्ते, बी मकेली, सूरज सबका है, उत्तर बयां है, झुंड से बिछुड़ा, मोहन गाता जाएगा इत्यादि। विद्यासागर नौटियाल ने पहाड़ी जीवन, विशेष रूप से टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के जीवन का यथार्थ वर्णन किया। उनकी भाषा सहज तथा लोक जीवन की महक लिए हुए है। उनकी कथा की भाषा में मिट्टी की सुगंध रची बसी नज़र आती है। तो ये था लेखक परिचय। अब हम चलते हैं पाठ की रूपरेखा। पाठ में क्या क्या आएगा आपको और कैसे पाठ अपने शुरुआत से लेकर अंत तक पहुंचता है। तो ये एक विस्थापन की समस्या है। विस्थापन माने कि इधर से उधर चले जाना, मतलब स्थायी ना हो पाना। इस कहानी में एक माटी वाली होती है जो गरीब होती है। तो इसके माध्यम से लेखक ने गरीबों और श्रमिक वर्गों की आंतरिक पीड़ा का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों ने भी इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। गरीब एवं श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील एवं मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस समस्या की गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मतलब जो ये समस्या है इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे वो हम नागरिक के रूप में हो, जिम्मेदार पर्सन के रूप में हो, हमें इस पे विचार करना चाहिए। इसी पे ये पूरा पाठ आधारित है। चलते हैं पाठ के सार की ओर। माटी वाली नाटेकत की एक हरजन बुढ़िया है जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां वह मिट्टी बेचने ना जाती हो। लोगों को रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः हर घर में साफ लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती ही है। साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने तथा दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। माटी वाली के नित्य नए ग्राहक बनते जाते हैं। अब माटी वाली अपने सिर पर एक फटे पुराने कपड़ों का गठरी टाइप का बना लेती है, उसको ढिल्ले कहते हैं, जिस पर वो अपना चिकनी मिट्टी का कनस्तर रखती है, टिका रहता है जिसमें। इसके ऊपर किसी ने भी कभी ढक्कन नहीं देखा। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को वो काट कर फेंक देती है, जिससे उसे माटी भरने और उतारने में सुविधा हो सके। इसके लिए उसके सिर पर रखे इस कंटर को लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। एक दिन माटी वाली शहर में माटी बेचने के लिए निकली। रास्ते में एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उस लड़की ने माटी वाली को अपने घर आने के लिए कहा। घर की मालकिन ने माटी वाली को मतलब माटी वाली जो थी उसको कहा कि अपना कनस्तर वो आंगन में रख दे। उसने माटी वाली को 2 रोटी खाने के लिए दी। उसने एक रोटी अपने सिर पर बंधे उस कपड़े के एक कोने में बांध ली और स्वयं वैसे ही मुंह चलाने लगी जैसे वो रोटी खा रही हो। वास्तव में उसने अपने पति के लिए एक रोटी छिपा ली थी। यह रोटी देखकर उसका पति प्रसन्न हो उठता है। मालकिन ने उसे पीतल के गिलास में चाय दी। वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती है। माटी वाली ने कहा कि ये पीतल के गिलास तुम्ही ने संभाल कर रखे हैं, वरना अब ये कहाँ दिखते हैं।
लोगों के घरों में। मालकिन ने कहा कि ये हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी है। उन्हें पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। हमारे पूर्वजों ने ना जाने कैसी तंगी के दिनों में 2-2 पैसे जोड़कर ये चीज़ें खरीदी होंगी। उनकी मतलब जिनके आजकल के लोगों की नज़र में कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं तो पुरखों की कमाई की निशानी को व्यर्थ नहीं समझती। ठकुराइन के घर से माटी वाली जाती है और अगले घर में मिट्टी देने का उसे आदेश था। साथ ही उसे वहाँ भी 2 रोटियाँ मिल जाती हैं। उसने उन दोनों रोटियों को भी गठरी में बांध लिया। बूढ़े की खुशी के लिए उसने इस सामाजिकता की उपेक्षा करते हुए भी रोटियाँ रख लेती हैं। इस प्रकार आज बुढ़िया के पास कुल मिलाकर 3 रोटियाँ जमा हो गई थी। अब वह घर की ओर चल पड़ती है। माटी वाली का घर शहर से बहुत दूर था। तेज चलने पर भी वो घर पहुंचने में उसे 1 घंटा लग जाता था। वह प्रतिदिन अपने घर से सुबह जल्दी निकलती और पूरा दिन माटा खाना में जहाँ मिट्टी होती है वहाँ मिट्टी खोदती और फिर विभिन्न घरों में उसको पहुंचाती। इसी में पूरा दिन उसका निकल जाता। घर पहुंचने से पहले रात होने लगती। वह रोटी पहले अब वो विचार कर रही है रास्ते में कि वो जाएगी, उसके पास आज 3 रोटियां हैं, वो पहले रोटी उस बूढ़े को नहीं दिखाएगी, प्याज को कूट कर उसको तल देगी, फिर प्याज के साथ बूढ़े को रोटी देगी। यानी बूढ़ा मतलब यानी उसका पति। आज बुढ़िया इसी बात में विचार करते हुए जाती है और रास्ते में प्याज को खरीद लेती है। प्रतिदिन बूढ़ा मिट्टी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा चौंक जाता है, परंतु आज वह नहीं चौंका। माटी वाली ये सब देख घबरा गई। उसने बूढ़े को छूकर देखा, तब तक बूढ़ा स्वर्ग सिधार चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। माटी वाली भी दुखी थी और बूढ़े की नित्य क्रिया से जो उसकी शमशान तक पहुंचाने की व्यवस्था थी वो किसी तरीके करती है और अब उदास अपने झोपड़े के बाहर बैठती है। तो अब माटी वाली का क्या स्थिति होगी, जो वहाँ पे टिहरी बांध बन रहा होता है, माटी वाली भी विस्थापित होने वाले लोगों के साथ पुनर्वास अधिकारी के पास पहुँचती है, क्योंकि उसके भी झोपड़ी को गिराने का आदेश आ जाता है। अधिकारी ने उससे घर के कागज़ दिखाने को कहा। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई ऐसा कागज़ नहीं था, इसलिए उसे सरकारी सहायता भी नहीं मिली। माटी वाली को चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर गया। शहर में भगदड़ सी मच गई। लोगों के घर बाढ़ में डूब गए और साथ ही सारे शमशान घाट भी डूब गए। लोग शहर छोड़कर जाने लगे। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठी रही। वह हर आने जाने वाले से एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी गरीब व्यक्ति का जो घर नहीं होता वो शमशान जैसा होता है, उसके पास ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं होती है, और वो भी अगर उसके पास ना रहा तो वो आखिर कैसे जिएगी, उसके जीने का क्या सहारा होगा। तो ये था आपका पाठ माटी वाली। आशा है कि आपको समझ आया होगा और प्रश्न उत्तर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।